नमस्कार। बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है मैग्नेटिज्म एंड लॉ। मतलब इसमें हम बेसिकली मैग्नेट के बारे में समझेंगे। मैग्नेट से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव है इसमें हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्यूशन नंबर 1। आज का पहला प्रश्न है, फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में तर्जनी उंगली किसे प्रदर्शित करती है? फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में तर्जनी उंगली किसे प्रदर्शित करती है? तो आप ऐसे समझ सकते हैं, फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने दो नियम दिया था। एक जो नियम दिया था, एक मिनट, दो नियम दिया था। एक जो नियम दिया था उसको बोला जाता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, और दूसरा जो नियम है उसको बोला जाता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो है ना, ये जो राइट जो दिख रहा है ना, राइट हैंड जो रूल है वो जनरेटर से संबंध रखता है, और लेफ्ट हैंड रूल जो है वो मोटर से संबंध रखता है। ठीक है। मतलब अगर कभी आपसे पूछा जाए कि मोटर में अगर उसका मोटर का डायरेक्शन अगर निकालना है तो उसके लिए कौन सा फ्लेमिंग का नियम अप्लीकेबल होता है, तो लेफ्ट होता है, और जनरेटर में जो करंट का डायरेक्शन होता है वो राइट से निकलता है। ठीक है। तो चलिए हम अभी इस ऑब्जेक्टिव पर सिर्फ ध्यान को केंद्रित करते हैं। तो फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम ने तर्जनी उंगली किसे प्रदर्शित करता है? तो ये देखिए, हमारे जो बात कर रहा है ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड की बात कर रहा है। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड में जो किसके लिए अप्लीकेबल है आप समझ सकते हैं, मोटर के लिए। ठीक है। अब लेफ्ट हैंड है मोटर के लिए, तो मोटर में क्या दिया जाता है? सप्लाई दिया जाता है, मतलब करंट दिया जाता है और फ्लक्स ऑलरेडी रहता है। समझिएगा, करंट क्या करना होता है? दिया जाता है, क्योंकि मोटर है, मोटर में आप करंट देंगे तब ना मोटर रोटेट करेगा। ठीक है। और करंट दिया जाता है और फ्लक्स ऑलरेडी रहता है। ठीक है। फ्लक्स ऑलरेडी रहता है। अब जो करंट है ना, करंट हमारा जो सूचित करता है वो मध्यमा सूचित करता है। मध्यमा, जो बीच का हमारा उंगली है वो सूचित करता है। और जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारा क्या करता है? तर्जनी करता है। तर्जनी, तर्जनी करता है। ठीक है। और जो एक और जो थम्स बचा, जो अंगूठा बचा, वो हमारा करता है किसका? डायरेक्शन। किसका? मोटर का डायरेक्शन। मोटर किस डायरेक्शन में घूमेगा वो कौन डोनेट कर सॉरी डिनोट करेगा? वो करेगा, थम्स करेगा, मतलब अंगूठा करेगा। तो ध्यान से समझिएगा कि हमारा जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए एप्लीकेबल है? मोटर के लिए। मोटर में हमारा करंट दिया हुआ है, करंट कौन सा डोनेट करेगा? मध्यमा, जो बीच का उंगली हमारा होता है, पांच जो उंगली है उसमें जो बीच का उंगली है वो करंट बताएगा कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा। और जो फील्ड बताएगा वो बताएगा कौन सा? तर्जनी। और जो हमारा थम्स बताएगा वो थम्स बताएगा हमारा मोटर का डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पे बात किया जा रहा है किसका? तर्जनी का बात किया जा रहा है। तर्जनी देखिए हमारा क्या बता रहा है यहाँ पे? फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन बताएगा। ठीक है। तो ये जो पहला का आंसर होगा, पहला का आंसर होगा ए, चुंबकीय क्षेत्र। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। चुंबक की प्रबलता, चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक कहाँ होती है? मतलब चुंबक की शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? तो शक्ति जो होती है वो ध्रुव पे होती है। जैसे मान लीजिए एक मैग्नेट है, इसका एन पोल होगा और इसका एस पोल होगा। ये जो ध्रुव होगा ना, यहाँ पे इसका सबसे ज्यादा शक्ति जो होगा, ये दोनों दो ध्रुव पे जो शक्ति होगा वो सबसे ज्यादा होगा। मतलब ये जो ध्रुव है, एन ध्रुव और एस ध्रुव पे शक्ति सबसे ज्यादा होगा। एक चीज और इसमें जानने वाली बात है कि जितना भी दोनों मान लीजिए इसका जो शक्ति है वो सेम शक्ति इसका होगा। ठीक है। मतलब दोनों ध्रुव का शक्ति सेम होता है, और सबसे ज्यादा शक्ति कहाँ पे होता है? ध्रुव पे होता है। जैसे आपको कभी कभी प्रश्न आता है कि मान लीजिए एन जो पोल है उसका कुछ शक्ति दिया हुआ है, तो एस पोल का क्या शक्ति होगा? तो सेम शक्ति होगा जो कि एन पोल का शक्ति है, क्योंकि दोनों पोल का शक्ति जो होता है, मतलब प्रबलता जो होता है, क्षमता जो होता है, सेम होता है। ठीक है। अब इसका जो दो का आंसर होगा वो होगा ए, ध्रुवों पर। अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर। कृत्रिम चुंबक की क्षमता प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा अधिक होती है। देखिए कृत्रिम चुंबक क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट जब भी बनाया जाता है ना, तो वो जो कृत्रिम देखिए, एक कृत्रिम प्राकृतिक चुंबक का एक बहुत बड़ा गुण है, वो उसको क्या होता है ना, वो अपने शेप ऑन साइड में रहेगा और अपनी क्षमता उसको बढ़ाया नहीं जा सकता है। ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसको क्षमता आप अपने अनुसार बढ़ा सकते हैं, काफी बढ़ा सकते हैं। जैसे आप देखे होंगे बड़े बड़े जो अल्टरनेटर होते हैं उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है। बहुत सारे ब्रेकिंग सिस्टम में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल किए जाते हैं, तो काफी क्षमता वाले होते हैं। ठीक है। तो कृत्रिम चुंबक, क्योंकि कृत्रिम चुंबक बनाया जा रहा है, कृत्रिम रूप से बनाया जा रहा है, अप्राकृतिक रूप से ये प्राप्त है। तो कृत्रिम रूप से जो प्राप्त बनाया जा रहा है ना, उसको अपने अनुसार ज्यादा कम ज्यादा हम कर सकते हैं। तो प्राकृतिक चुंबक के तुलना में हम ना इसका क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो कृत्रिम चुंबक की क्षमता प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है।
विद्युत चुंबक एक क्या है, अस्थायी चुंबक है। विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक है, मतलब विद्युत चुंबक किसकी बात किया जा रहा है, कृत्रिम चुंबक की बात किया जा रहा है। ये एक अस्थायी चुंबक है। कृत्रिम चुंबक दो होता है, एक अस्थायी होता है और एक अस्थायी होता है। लेकिन जब विद्युत चुंबक की बात किया जा रहा है तो ये अस्थायी, मतलब क्या होता है, विद्युत चुंबक क्या होता है, जब तक आप उसको सप्लाई दिए हैं करंट से या किसी भी परिपथ में आप कनेक्ट करके रखे हैं, तब तक वो इलेक्ट्रोमैग्नेट रहेगा, मैग्नेटिक गुण उसमें रहेगा। और अन्यथा जब आप उसको डिस्कनेक्ट करते हैं तो उसका मैग्नेटिक गुण क्या होता है, खत्म हो जाता है। मतलब वो सप्लाई करंट पे डिपेंड करता है उसका मैग्नेटिक गुण। ठीक है, किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेट का, विद्युत चुंबक का। तो ये जो कृत्रिम सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है अस्थायी चुंबक होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 5 नंबर। निम्न में से किस पदार्थ का अस्थायी चुंबक नहीं बना सकते हैं। निम्न में से किस पदार्थ का अस्थायी 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 मतलब परमानेंट मैग्नेट की बात कर रहा है, नहीं बना सकते हैं। तो एक चीज इसमें समझने वाली बात होगा कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे जो मेन कंडीशन है वो है कि उसका धारण क्षमता, जो रिटेंटिविटी जो होता है वो अधिक होना चाहिए। रिटेंटिविटी मतलब उसको अगर जैसे आप किसी भी मैग्नेट के पास ले जाते हैं तो वो अपना में जो है मैग्नेटिक गुण ऑब्जर्व कर लेता है और काफी देर तक मेंटेन रखता है। वो उसको बोला जाता है धारण क्षमता। तो वो क्षमता ज्यादा होना चाहिए, क्या, रिटेंटिविटी मतलब धारण क्षमता अधिक होनी चाहिए। तो इसमें जो धारण क्षमता अ, इसका ज्यादा होता है, इस निकल का भी ज्यादा होता है, स्टेनलेस स्टील का भी ज्यादा होता है। ठीक है, नर्म लोहा का कम होता है। धारण क्षमता क्या होता है, नर्म लोहा का काफी कम होता है। तो इसलिए नर्म लोहा का आप अस्थायी चुंबक नहीं बना पाएंगे। ठीक है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसके लिए अस्थायी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए नर्म लोहा का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए नर्म लोहा का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट अस्थायी चुंबक नहीं होता, अस्थायी चुंबक होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, आंसर होगा बी। आगे हम बात करते हैं, एक अति सूक्ष्म भागों में काट देने पर चुंबक दो ध्रुवों पर ध्रुवों की संख्या कितना होगा। देखिए एक बहुत बड़ा मतलब ये आप लॉजिक से कर दे, कोई भी मैग्नेट है, इसको मान लीजिए एकदम छोटा से छोटा हम टुकड़ा कर दिए, एकदम छोटा से छोटा, तो उसमें भी दो ध्रुव होगा। ठीक है, मैग्नेट को आप मिनिमम मतलब सबसे छोटा भाग कर दीजिए, जब छोटा भाग भी करेंगे तो उसमें दो ध्रुव होगा। ठीक है, ये जब भी मैग्नेट रहेगा तो एक एन रहेगा और एक एस रहेगा। एन और एस जरूर रहेगा, ऐसा नहीं कि कोई मैग्नेट है उसमें एन सिर्फ है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखिए एक कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया है कि अति सूक्ष्म भागों में लिखा गया है। ठीक है, अति सूक्ष्म भाग में भी काटने पर मैग्नेट में क्या होगा ना, दो पोल मौजूद होगा। मतलब मैग्नेट अगर मैग्नेटिक गुण है किसी मटेरियल में तो उसमें दो पोल हमेशा होगा। ठीक है, तो इसको समझते हैं, अति सूक्ष्म भागों में काट देने पर चुंबक में ध्रुवों की संख्या कितनी होगी, दो होगी हमेशा। चुंबक जब भी बात होगा ना तो उसमें ध्रुव होगा दो, एक हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो 6 का आंसर है बी। अब हम बात करते हैं 7 नंबर। एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। एक चुंबक के अंदर, देखिए यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। मान लीजिए ये चुंबक, ठीक है, एन है और ये एस है, यहाँ से फ्लक्स निकला ऐसे चला गया। ठीक है, फ्लक्स कहाँ से जाता है, एन से एस की ओर जाता है। ध्यान रखिएगा, फ्लक्स कहाँ से जाता है, एन से निकाल करके एस की ओर जाता है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा क्या किया है, मतलब प्रश्न को घुमा दिया है। क्या है, एक चुंबक के अंदर देखिए बोला है अंदर में, चुंबक के अंदर हमारा जो चुंबक के बाहर जो है वो एन से लेकर के एन से लेकर के एस तक जाता है। ठीक है, लेकिन यही जो घूम करके आता है तो चुंबक के अंदर देखिए, चुंबक के अंदर क्या हो रहा है, चुंबक के अंदर क्या हो रहा है, एस से एन की ओर जा रहा है। ये एस है और एन की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा घुमा दिया है, चुंबक के अंदर की बात कर दिया है। और आप ऑप्शन को अच्छा से पढ़ेंगे नहीं, आपको लगेगा यार चुंबक जब भी है तो उसमें बल रेखाएं क्या जाता है, एन से एस जाता है। ऐसा नहीं होता है, देखिए चुंबक का अंदर आपको लिख करके कंफ्यूज कर दिया है। तो चुंबक का अंदर क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। लेकिन जब आप चुंबक सिर्फ सिर्फ चुंबक लिखेगा या चुंबक के बाहर लिखेगा, तब आपको करना है एन से ओस। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न के अनुसार आंसर होगा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक। आगे है 8 नंबर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक राशि है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, ध्यान रखिएगा। आप हमेशा आप याद कर सकते हैं, ये बहुत प्रश्न जो है एग्जाम में काफी पूछा जाता है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो एक सदिश राशि है। चुंबक का सर्वप्रथम प्रयोग किसने और किसके द्वारा क्यों किया गया था। चुंबक का सर्वप्रथम उपयोग किसने और क्यों किया था। तो चुंबक का सबसे पहले जो उपयोग किया गया था नॉविक द्वारा किया गया था, और किस लिए किया गया था, दिशा ज्ञात करने के लिए। ठीक है, नाविक जब समुद्र में चलते थे तो उनको डायरेक्शन पता नहीं चलता था,
तो पहले जब मैग्नेट नहीं था तो मैग्नेट से पहले क्या करते थे, तो सूर्य का जो डायरेक्शन है उसको देख करके वो चला करते थे कि यार सूर्य अब जो पूरब से पश्चिम की ओर चला गया तो हम किस डायरेक्शन में हमको निकलना है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब उस सूर्य के डायरेक्शन में काफी कठिनाई होता था, क्योंकि टाइम पता नहीं चल रहा, और टाइम जब पता नहीं चल रहा तो सूर्य कहाँ पे है, सूर्य कहाँ पे है वो पता नहीं चलता था, ठीक है। इससे फिर जब जब इसका चुंबक का आविष्कार हुआ तो फिर इसका उपयोग नाविक करने लगे डायरेक्शन, क्योंकि जब आप चुंबक को फ्री आप लटकाएंगे तो हमेशा नॉर्थ की ओर इंडिकेट करता है, ठीक है। चुंबक जो कंपास होता है, कंपास को आप देखिएगा जब आप फ्री छोड़ेंगे तो वो हमेशा क्या होता है, नॉर्थ और साउथ की ओर वो इंडिकेट करता है, तो उससे पता चल जाता था नाविक को कि हम अभी किस डायरेक्शन में जाना है और किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका सब सर्वप्रथम क्या कौन उपयोग किया था, नाविक किया था, और किस लिए, दिशा ज्ञात करने के लिए, ठीक है। 9 नंबर का है। अब हम बात करते हैं 10 नंबर। वायु एवं निर्वात की चुंबकशीलता का मान कितना होता है, एक चुंबकशीलता का इंग्लिश में कहा जाता है परमीबिलिटी, ठीक है। परमीबिलिटी कहा जाता है चुंबकशीलता। ये चुंबकशीलता लिखा है ना, तो इसका मतलब है सापेक्ष की बात कर रहा है, सापेक्ष, सापेक्ष, सॉरी सापेक्ष, रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव परमिबिलिटी की बात कर रहा है, ठीक है। तो वायु और निर्वात का जो रिलेटिव परमिबिलिटी जो होता है वो होता है इकाई होता है, ठीक है। अब परमिबिलिटी वाला फॉर्मूला क्या होता है, म्यू बराबर होता है म्यू जीरो और म्यू आर। म्यू जीरो क्या है, अगर किसी भी मटेरियल का आपको परमिबिलिटी निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला है म्यू जीरो म्यू आर। म्यू जीरो क्या है, निर्वात का परमिबिलिटी, और म्यू आर है रिलेटिव परमिबिलिटी। उसका रिलेटिव परमिबिलिटी आपको जानना पड़ेगा, तो आप निर्वात का परमिबिलिटी में गुना कर देंगे तो वो आपका उस मटेरियल का परमिबिलिटी ज्ञात हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है एयर और निर्वात का परमिबिलिटी कितना होता है, तो इकाई होता है, ठीक है। इसका आंसर है 10 का ये। जिस पदार्थ की धारण शक्ति अधिक होता है उसका उपयोग किया जाता है अस्थायी चुंबक बनाने में। हम लोग अभी जस्ट पहले बात कर रहे थे, रिटेंटिविटी की बात कर रहे थे कि रिटेंटिविटी अगर ज्यादा है तो उसका अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। किसी भी मटेरियल का रिटेंटिविटी धारण क्षमता ज्यादा है तो उसका उपयोग किस लिए किया जाता है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो जिस पदार्थ का धारण क्षमता अधिक होती है वह उपयुक्त होता है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए। किस लिए उपयोग होता है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए। आगे हम बात करते हैं 12 नंबर। एक डोमेन में लगभग परमाणु होते हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। एक डोमेन में 10⁻18 से लेकर के 10⁻21 परमाणु परमाणु होते हैं, ठीक है। एक डोमेन में लगभग 10⁻18 से लेकर के 10⁻21 परमाणु होते हैं। ये आपको रटने की जरूरत है, इसमें कुछ कोई लॉजिक नहीं है। निम्न में से कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ है, लौह चुंबकीय पदार्थ कौन सा है, ये नहीं है, एल्युमिनियम भी नहीं है, जस्ता भी नहीं है, निकल है हमारा। निकल क्या है, लौह चुंबकीय पदार्थ है। चलिए आगे देखते हैं।